सो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर कोई पहली बार भी पढ़ रहा है तो उसको बहुत मजा आने वाला है। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस को समझना। समझना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन की कोई बात नहीं है, डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हो। समझना क्या इंपॉर्टेंट है, मान लो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज हमने रखा हुआ है। सपोज करो इस चार्ज की जो वैल्यू है प्लस क्यू है, और कहीं पर कोई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है ए, वहां पर कोई चार्ज रखा है क्यू नॉट। इसको सोर्स बोला जाता है, सोर्स चार्ज। इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है, टेस्ट चार्ज, ऐसा लोगों का कहना है। अब देखो होगा क्या प्यारे बच्चों, ये जो प्लस का सोर्स है इस क्यू नॉट के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा। थोड़ा मैं एक काम करता हूं, थोड़ा नीचे बनाता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए हो क्या रहा है। हमारी कहानी बहुत सिंपल है, ऊपर बनाता हूं। एक प्लस क्यू चार्ज है जिसको हम सोर्स कह रहे हैं, सोर्स। वैसे कोई नीड नहीं है कहने की सोर्स, पर हम सोर्स कहते हैं, सोर्स। तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स किसके ऊपर, मान लो पॉइंट ए पर कोई क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट। अब मुझे इस क्यू नॉट को उठा के, मुझे इसको उठा के पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर ले जाना है। मान लो मुझे इस वाले चार्ज को उठा के, क्यू नॉट को उठा के, अगर मुझको इस क्यू नॉट को उठा के, इस क्यू नॉट को उठा के ए से बी ले जाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। बिना वर्क के ये जा नहीं सकता, तो मुझे यहां पर करना पड़ेगा वर्क। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर इस साइड एक फोर्स लग रहा है, फोर्स। तो मुझे इस तरफ वर्क करना पड़ेगा, इस तरफ जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, वर्क। ऐसे मुझे जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन हम कर रहे हैं पर यूनिट मूविंग चार्ज। इस चार्ज को, क्यू नॉट को मूव करने पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, कि आपने कितना वर्क किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है इट इज द अमाउंट, यहां पर अमाउंट लिखा है, ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज इन, ये इन लिखा हुआ है बेटा, इन मूविंग बिटवीन टू पॉइंट्स अगेंस्ट, ये अगेंस्ट लिखा है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि भैया इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज। उसी को आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसके बाद प्यारे बच्चों टॉपिक होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी का मतलब था पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब हमें सिर्फ पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बिल्कुल सेम चीज है, ये बिल्कुल सेम चीज है। फर्क क्या है कि इस बार हम क्यू नॉट को इनफाइनाइट पर रखेंगे, इनफाइनाइट बहुत दूर रखेंगे, और इसको इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आएंगे, और यहां पर हमारा सोर्स रहेगा। तो अगर हम किसी को इनफाइनाइट से भी किसी पॉइंट पर लेके आएंगे तो दोबारा हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा, पोटेंशियल को वी बोलते हैं, और ये भी होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन यहां पर एक पॉइंट इनफाइनाइट होता है, फ्रॉम इनफाइनाइट। पीछे हमने क्या पढ़ा, पीछे हमने पढ़ा कि हमें एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आना है। यहां पर दो पॉइंट है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इनफाइनाइट है। जब स्टार्टिंग पॉइंट इनफाइनाइट हो तो हम सिर्फ पोटेंशियल कहते हैं, और जब हमारे पास दो पॉइंट हो, एक पॉइंट हो ए और एक पॉइंट है बी, तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्क समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहेंगे, तो लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वर्क। बेटा ये वर्क लिखा हुआ है, अगर आपको लिखा हुआ कर्सिव राइटिंग समझ में ना आ रहा हो तो ये बेटा वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मूविंग द चार्ज, ये चार्ज लिखा हुआ है, मूविंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट अगेंस्ट, बेटा ये अगेंस्ट है, ये कर्सिव राइटिंग में है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या हमें पता है ये जो पॉजिटिव चार्ज है सोर्स, इस तरह फोर्स लगाएगा, फोर्स, तो हमें फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो बेटा ये जब इनफाइनाइट्स की बात होती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जब दो पॉइंट की बात हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो प्यारे बच्चों अगला टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज। यानी अगर हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, और मुझे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है, पोटेंशियल, मान लो ये डिस्टेंस है आर, तो प्यारे बच्चों यहां पर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा बेटा के इंटू क्यू अपॉन में आर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के इंटू सोर्स चार्ज इंटू में आर। अभी जो पोटेंशियल होता है बेटा, सपोज करो इस पॉइंट का नाम है ए, तो हम इसको बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ ए, कि भैया ए पॉइंट का ये पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल के बारे में अगर हम खास बात करें तो पहला पॉइंट इसका जो यूनिट होता है, यूनिट होता है बेटा जूल पर कूलम, या फिर इसका यूनिट एक और है जो बहुत ही फेमस है, इसको वोल्ट कहा जाता है बेटा, वोल्ट। और पोटेंशियल की खास बात क्या है, ये स्केलर होता है, स्केलर। यानी कि पोटेंशियल के अंदर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, ये स्केलर होता है। अच्छा जी सर, सारी बातें आपकी समझ में आ गई, तो सर यहां से एक और टॉपिक समझा दो तो मजा आ जाए। जैसे हमने बेटा पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला पढ़ा, वैसे अभी हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बड़ा आसान है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, और मान लो ये कोई डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस है एक्स, या कोई पॉइंट है, मान लो ये मैं बोलता हूं ये पॉइंट है मेरा कोई टी पॉइंट है, और ये पॉइंट है कोई मेरा एच, यहां तक की डिस्टेंस एक्स है और यहां तक की डिस्टेंस है मान लो वाई। तो हमें दो डिस्टेंस दिया हुआ है, प्लस क्यू के लिए पॉइंट टी और प्लस क्यू के लिए पॉइंट एच, एक डिस्टेंस है, एक है वाई। तो अगर प्यारे बच्चों किसी ने मुझसे बोला कि भैया आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, आपको बोला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टी एंड एच, टी और एच के बीच में, टी और एच के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कुछ भी नहीं करना है बेटा,
आप कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे देखो भैया मैं पोटेंशियल ऑफ टी माइनस पोटेंशियल ऑफ एच कर दूंगा। जैसे हमने पोटेंशियल ऑफ ए निकाला था वैसे हम टी का पोटेंशियल निकालेंगे, एच का पोटेंशियल निकालेंगे और माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहां से पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। टी का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई एक्स, और एच का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, के क्यू बाई वाई। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, अब मैं आपको बता दूं पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट भी सेम ही रहेगी, यूनिट रहेगी जूल पर कूलम, या फिर इसी को हम वोल्ट बोलेंगे, और ये भी स्केलर है। यानी सर भी तो बड़ा आसान हो गया, हमें तो पहले बहुत कठिन लगता था। हाँ जी, और जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ये बता दो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी भी हाल में मुझे कमेंट चाहिए, किसी भी हाल में कमेंट चाहिए बेटा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये सीरीज आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? मैंने सभी चैप्टर के वीडियोस डाल दिए हैं। अगर आप चाहते हैं बुक 2 रे ऑप्टिक्स को भी मैं 1 घंटे में पढ़ाऊं, वेव ऑप्टिक्स को भी 1 घंटे में पढ़ाऊं, मॉडर्न फिजिक्स भी 1 घंटे में पढ़ाऊं, सेमीकंडक्टर 1 घंटे में पढ़ाऊं, तो प्लीज कमेंट कर दो कि हाँ सर मैं सीरीज कंटिन्यू करना चाहता हूं, ये सीरीज मुझे बहुत हेल्प करता है। एक बार कमेंट कर दो, मेरा नाम ये है और मैं चाहता हूं कि आप ये सीरीज कंटिन्यू करो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और हाइप जरूर करो भाई, हाइप नहीं करोगे तो देख लो भाई, और लाइक जरूर करना, मुझे अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो हमारी वीडियो। प्यारे बच्चों अब हमारे पास टॉपिक होता है डाइपोल। अब सब जानते हैं डाइपोल क्या होता है, यहाँ पर हैंड रिटन फॉर्मेट में कर्सिव राइटिंग में लिखा है। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो भाई राइटिंग की दोष है, मेरी दोष नहीं। देखिए कहा जाता है कि डाइपोल किसे कहते हैं, जब एक माइनस और सेम एक प्लस, इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्टेंस पैदा हो जाए, माइनस और प्लस के बीच में डिस्टेंस पैदा हो गया और ये डिस्टेंस काफी छोटा होता है, और देखो इसका सेंटर को अगर हम ओ मानते हैं ना, तो सेंटर से एक तरफ का डिस्टेंस को ए माना जाता है और सेंटर के अगले तरफ के डिस्टेंस को ए माना जाता है, तो टोटल डिस्टेंस होता है 2a। लेकिन ये जो 2a होता है काफी स्मॉल होता है, स्मॉल, तो इसी सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। तो डाइपोल का बेसिक मतलब होता है व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो, तो उसको हम डाइपोल कहते हैं। ये जो डाइपोल है बेटा ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि यहां पर हम चार्जेस की बात कर रहे हैं। अब यहां पर प्यारे बच्चों एक छोटा सा और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो ये डाइपोल मोमेंट है ना प्यारे बच्चों, इसका बोला जाता है चार्ज इंटू में 2a, यानी कि एक चार्ज लो और पूरे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, इसका सिंबल होता है p बेटा, p इज इक्वल टू q इंटू में 2a। तो ये प्लीज आप याद रखना। तो डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट समझने के बाद हम टॉपिक को फटाफट आगे बढ़ाएंगे, आप नोट करो और कमेंट करो कि समझ में आया कि नहीं आया। प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है हमारा बहुत ही सिंपल, साधारण और इजी टॉपिक, लिखा है पोटेंशियल एट द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं समझाता हूं। देखिए अगर हमारे पास एक डाइपोल होता है ना प्यारे बच्चों, जैसे ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, तो प्यारे बच्चों अगर ये इसका सेंटर है सपोज करो, तो ये डिस्टेंस होगा a, ये डिस्टेंस होगा a। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो ये पॉइंट है ना, सपोज करो इस पॉइंट का नाम है m, इस पॉइंट को एक्सियल पॉइंट कहा जाता है, एक्सियल। तो ये एक्सियल लाइन है बेटा, तो मान लो एक्सियल तक का जो डिस्टेंस है वो है r, तो मुझे सेंटर से r डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल निकालना है प्यारे बच्चों। तो अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं एक काम कर सकता हूं। क्या काम कर सकता हूं, मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, मैं इस प्लस की वजह से मुझे m पर निकालना है, तो बोलूंगा देखो मैं निकाल रहा हूं भैया पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव, प्लस की वजह से पोटेंशियल निकालूंगा तो के क्यू अपॉन में डिस्टेंस। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है जी, हमें तो क्या प्रॉब्लम है, हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हम प्लस की वजह से m पर निकाल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं तो किसी को भी दर्द नहीं होना चाहिए कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस r माइनस a होगा। क्यों, लॉजिकली सोचो बेटा, ऊपर का डिस्टेंस देखना जिसको मैं भी हाईलाइट करूंगा, ये वाला डिस्टेंस आपका r है और ये वाला डिस्टेंस आपका a है, ऊपर r नीचे a, तो इतना तो r माइनस a ही बचेगा। तो प्यारे बच्चों हम कुछ भी नहीं कर रहे, मेरे सुंदर बच्चों हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम बस बड़े प्रेम से लिख दे रहे हैं के क्यू बाई r माइनस a। तो ये हमने प्लस की वजह से m पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम माइनस की वजह से m पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो माइनस वाला बंदा ये रहा, तो बोलेंगे देखो भैया पोटेंशियल ड्यू टू माइनस इज इक्वल टू के क्यू बाई डिस्टेंस। अब ये जो माइनस वाला बंदा है और पॉइंट m है उसमें क्या होगा, ये डिस्टेंस a है बेटा, याद करो a, तो बेटा r प्लस a हो जाएगा, कभी फील करना r प्लस a, तो ये डिस्टेंस बेटा r प्लस a हो जाएगा। अब बेटा मुझे माइनस का पोटेंशियल पता है, मुझे प्लस का पोटेंशियल पता है, तो मैं दोनों को सिंपली ऐड कर दूंगा। तो बोलेंगे हम नाउ, इसको बोलेंगे नाउ टोटल पोटेंशियल v नेट, वो कैसे आएगा, v ऑफ प्लस पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल और ये नेगेटिव। अब एक बात हमेशा याद रखना जो हर बच्चा गलती करता है, ये जो हमारा नेगेटिव साइन है प्यारे बच्चों, ये जो नेगेटिव साइन है ना यहाँ पर, तो इस पोटेंशियल में भी आपको नेगेटिव साइन लगाना है। पोटेंशियल होता है स्केलर, स्केलर का मतलब होता है प्लस का मतलब प्लस, माइनस का मतलब माइनस। प्लस वाले के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, माइनस वाले के लिए पोटेंशियल माइनस आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप बोलोगे टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल ऑफ प्लस में माइनस हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ माइनस, क्योंकि प्लस वाला तो पॉजिटिव है पर हमारा माइनस वाला क्या है, नेगेटिव। तो दोनों को इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे। प्यारे बच्चों माइनस करने के लिए अगला स्टेप आपका क्या होगा, v नेट इज इक्वल टू v ऑफ पॉजिटिव इज के क्यू बाई r माइनस है, और यहां पर एक माइनस का साइन चल रहा है, इसकी वजह से माइनस आया था, के क्यू बाई r प्लस ए, के क्यू बाई r प्लस ए। याद रखना हमने इसी माइनस को यहां पर यूज किया है। जनरली लोग ऐसा बताते हैं कि हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप ऐड भी करोगे ना
तो एक माइनस आके उसको माइनस ही कर देगा। फील करना, देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपस में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगला स्टेप बड़ा आसान है। अब वी नेट यहां से कैलकुलेट करने के लिए के क्यू को कॉमन लेते हैं, तो ये बन जाता है बेटा आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, और बन जाता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, बेटा साफ दिख रहा है कि यहां से के क्यू कॉमन आएगा, के क्यू कॉमन आएगा तो बचेगा 1 माइनस आर माइनस ए, 1 बाई आर माइनस ए, 1 बाई आर प्लस ए। फिर उनका एलसीएम लेंगे तो ऐसा होगा बेटा, देखो हम ज्यादा स्टेप को खोल के लिख नहीं सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा ये, हम बिल्कुल ही कॉमन लेके यही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं होता है, आपको साफ दिखेगा कि यहां पर जब माइनस खुलेगा तो आर से आर कट जाता है प्यारे बच्चों, आर से आर कट जाता है और बचता है के इंटू क्यू इंटू में 2a अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा जिसको ये स्टेप समझ नहीं आया वो बेटा घर में जाके पोगो देखो बेटा, पोगो कुछ होता है गलत तो नहीं होता ना, कुछ सही होता है ना, गलत होता है, अच्छा कार्टून है ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या होगा देखो, के क्यू कॉमन ले लेंगे ना तो ये बचेगा 1 बाई आर माइनस ए माइनस 1 बाई आर प्लस ए। अब कुछ नहीं बेटा, आप तो एलसीएम लेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो ये ऐसा ही बनेगा। अब देखो यार कुछ स्टेप्स तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। अब यहां पर क्या होगा बेटा, जो बचेगा हमारा यहां से क्यू बचेगा और यहां से ए और ए 2a बचेगा, तो इसको हम पी लिख देंगे बेटा, तो हमारा आ जाएगा केपी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है बेटा कि एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है बेटा। कई बार क्या होता है बच्चों, एक कंडीशन लगा जाती है शॉर्ट डाइपोल। अब तुम बोलोगे सर ये शॉर्ट डाइपोल क्या होता है सर, देखो शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है कि हमारा आर बहुत बड़ा है, आर बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ए, हमारा ए छोटा हो गया तो हमने ए स्क्वायर को 0 कर देंगे, इसको हम गायब ही कर देते हैं। गायब करने का मतलब क्या है, जो पोटेंशियल आएगा नेट पोटेंशियल हो जाएगा केपी बाई आर स्क्वायर। तो देखो ये कोई खास बात नहीं है, बड़ा आसान कैलकुलेशन है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, थोड़ा सा एलसीएम लेना मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, ठीक है एलसीएम लेना है। उसके बाद तो देखो ब्रैकेट खोलोगे तो 2a बचेगा, क्यू है 2, मतलब बिल्कुल आसान था, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये इक्वेटोरियल लाइन क्या है। देखो अगर हमारे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो प्यारे बच्चों इस पॉइंट को इक्वेटोरियल कहा गया है, इस पॉइंट को, इस लाइन को। तो बेटा हमेशा याद रखना कि इस लाइन पर पता क्या होगा, समझना ध्यान से। देखो अगर माइनस वाले बंदे ने यहां लगाया तो प्लस वाला बंदा यहां लगाएगा, और दोनों सेम डिस्टेंस पे है। मान लो सपोज करो ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस भी है x, तो आप लिखोगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस, तो आंसर आएगा माइनस के क्यू बाई एक्स। जब आप लिखोगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस, तो आंसर आएगा प्लस का के क्यू बाई एक्स। अब जब टोटल निकालोगे तो आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि देखो सेम डिस्टेंस है ना दोनों में, इसीलिए तो टोटल निकालेंगे नेट पोटेंशियल, तो इनको ऐड करना पड़ेगा, माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस के क्यू बाई एक्स, आंसर आ जाएगा 0। यानी हमेशा याद रखना है इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, ठीक है। अगर पोटेंशियल भी 0 होता है बेटा और पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होता है, ये दो बातें याद रखना कि इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ये डाइपोल का जो लाइन है इसमें पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको। प्यारे बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे हुआ इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए अगर हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, और जो स्फेरिकल शेल है इसमें क्या क्या खास बातें याद रखनी है आपको, कि ये चार्ज है बेटा, चार्ज, थिन स्फेरिकल सेल है और चार्ज है। तो कैसा बेटा, स्फेरिकल सेल की खास बात क्या है, एक तो कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग, थिन पतला सा है, शेल का मतलब होता है कि अंदर से खोखला, कंडक्टिंग है, थिन है, कंडक्टिंग भी है थिन भी है, और चार्ज्ड है, चार्ज मतलब इसके सरफेस पे चार्ज है बेटा। तो यहां पर हमें पोटेंशियल की बात करनी होती है। तो यहां पर मैं कुछ बातें आपको पहले क्लियर कर दूं बेटा, कि जो इसके अंदर का पोटेंशियल होता है V, अंदर हर जगह सेम रहता है, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है। कहां तक, सरफेस तक, यानी सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल पूरी तरह सेम रहेगा, पहला पॉइंट, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, जब हम बाहर आएंगे बाहर, तो हमारा पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होगा। बाहर क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसको हम आपको ग्राफ से समझाने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर हम पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं तो हमें मिलता है अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू, सरफेस तक बिल्कुल सेम वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, फिर बाहर आते आते वो डिक्रीज होने लगता है। तो बेटा ये ग्राफ याद रखना, ये डिस्टेंस कहां तक है बेटा, ये है सरफेस तक, टिल सरफेस, ये सरफेस है बेटा, टिल सरफेस, सरफेस तक ये व्हाइट वाली लाइन है बेटा। और ये वाला डिस्टेंस क्या है बेटा, जब हम बाहर आ गए आउटसाइड। अब इनके फॉर्मूले क्या होंगे, तो देखिए टिल सरफेस, टिल सरफेस का मतलब है अंदर से लेके सरफेस तक। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में रेडियस, जहां पर रेडियस बेटा, इस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, रेडियस। और बेटा इस डिस्टेंस को स्मॉल आर बोला जाता है, जो बाहर का डिस्टेंस है ना इसको स्मॉल आर बोलते हैं। ये डिस्टेंस कुछ और होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये बाहर के डिस्टेंस को हम स्मॉल आर बोल रहे हैं। तो बाहर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, अगर हम आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा के क्यू बाई स्मॉल आर, दोनों में फर्क है बेटा। अंदर हर जगह यही होता है, टिल सरफेस, फ्रॉम सेंटर से टिल सरफेस। टिल सरफेस का मतलब क्या है बेटा, कि सेंटर से लेके सरफेस तक, सेंटर से लेके सरफेस तक ये फॉर्मूला होगा। मान लो किसी ने बोला कि मुझे सेंटर पे निकालना है, सेम फॉर्मूला। किसी ने बोला मुझे बीच में यहां पे निकालना है, सेम फॉर्मूला। किसी ने मुझे बोला सरफेस पे निकालना है, सेम फॉर्मूला। तो सेंटर से लेके सरफेस तक सेम फॉर्मूला, और बाहर के लिए ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है।
फटाफट इसे नोट कीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कुछ खास बातें, क्या खास बातें हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से समझना है। पहली खास बात जो सबको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर होता है। तो यहां पर ना क्या करते हैं वो लोग एग्जाम में आपसे बोलेंगे देखो हम ग्राफ बना के देंगे, ई और वी का ग्राफ बना के देंगे, यानी दोनों का ग्राफ एक ही में बनाएंगे। वो कुछ ऐसा ग्राफ बनाएंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे, बोलेंगे बताओ कौन ई है और कौन बी है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं बहुत सिंपल, देखो यहां पर देखो ग्राफ मिल रहा है, पर यहां पर एक ग्राफ ऊपर है एक ग्राफ नीचे है, तो कौन ए है और कौन बी है। चलो मैं होमवर्क ही देता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूं, देखते किसमें कितना है दम। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मुझे कमेंट करना, ए क्या है और बी क्या है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सा पोटेंशियल है। ठीक है बेटा, ये आपको मुझे बताना है। वैसे मैं बता दूं तो जो नीचे वाला है क्या है बताओ, किसी को पता है? सोचना भाई, अब तो होमवर्क होता है, कुछ कर नहीं सकते। ये बहुत फेमस है, अगर इसको गूगल पे स्कैन भी करोगे तब भी ये मिल जाएगा आपको, या गूगल पे लिख दोगे कि ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टुगेदर, तब भी आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है होमवर्क। प्यारे बच्चों, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, अब जरा इक्यू पोटेंशियल सरफेस के बारे में बात कर ही लेते हैं। अब इसके नाम से समझो, लिखा है इक्यू मतलब इक्वल बेटा, बड़ा आसान, और पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल वी, और सरफेस मतलब सरफेस। तो बेटा होता क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैंने कहा कि देखो यार ये मेरा एक स्फीयर है और इसके सेंटर पर मैंने चार्ज रख दिया, तो मैंने कहा यार इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, मान लो रेडियस है आर, तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल का फॉर्मूला तो के क्यू बाई आर होता है। क्या सर आप भी, अच्छा जी। मैंने कहा ठीक है सर, यहां पर कितना होगा पोटेंशियल, तुम बोलोगे यार मास्टर पागल हो गया क्या, सुबह सुबह क्या पी के आया है, यहां भी सेम ही होता है। तो अगर मैं 2 पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इसको पॉइंट ए मान लेता हूं और इसको पॉइंट बी मान लेता हूं, तो क्या आपको लग नहीं रहा कि यहां पर क्या है बताओ, दोनों का पोटेंशियल सेम है, ए और बी का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो बेटा जब इक्वल पोटेंशियल हो, इक्वल वी हो, तो उसको बोलते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो कोई इसमें कोई बड़ी बातें नहीं थी। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं तो हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर ऐसे होगा पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, कि ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है बेटा, ये याद रखना है। इक्यू पोटेंशियल 0 होगा बेटा, यहां का पोटेंशियल सेम है, यहां का पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल है ना, तो कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। ए का के क्यू बाई आर है, बी का भी के क्यू बाई आर है, दोनों माइनस हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। अब याद रखना, कभी भी एक बहुत ही गजब की पॉइंट बता रहा हूं, स्टार्टिंग में आपने मुझसे डेफिनेशन पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर मुझे किसी चार्ज को मूव करना है, याद करो ये चार्ज कौन सा था जिसको हम मूव करते हैं, मूविंग चार्ज, टेस्ट चार्ज है बेटा, मूविंग चार्ज जिसको हम मूव करते हैं, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट या मूविंग। प्यारे बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी क्या होगा, 0। सिंपल भाषा में कहे तो वर्क डन भी 0 होगा। यानी सर इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने की वजह से वर्क डन भी 0 हो जाता है मूव करने में, वर्क डन भी क्या होता है 0। यानी पॉइंट ए से अगर कोई पॉइंट बी तक मूव करेगा, मूव किसी क्यू नॉट को, किसी चार्ज को मूव करेंगे, तो वर्क डन 0 फील होगा। तो बहुत ही खास बात थी इक्यू पोटेंशियल सरफेस को लेके, जो आपको समझना है प्यारे बच्चों। इक्यू पोटेंशियल सरफेस बेटा डेफिनेशन क्या है, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस। जैसे एक चार्ज है प्लस क्यू, तो उसके आसपास हमने सरफेस बना दिया, तो ये इमेजिनरी है, हमने खुद बनाया। इमेजिनरी बेटा मतलब हम खुद बनाते हैं। इट इज एन इमेजिनरी सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक, बेटा ये इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, किसी को अगर समझना आ रहा हो बता दूं, कर्सिव राइटिंग है ना थोड़ा, इलेक्ट्रिक। अब ऐसे तो आ जाएगा यार, 12वीं के बच्चे हो तुम, अपनी मैडम की राइटिंग समझ जाते हो बेटा, डॉक्टर इंजीनियर वाले हो तुम तो लिखा है एक इमेजिनरी सरफेस होता है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहता है या फिर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट या फिर सेम। तो जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहे उसको हम इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, लिखा है द सरफेस एट विच, देखिए पढ़िए द, अच्छा ये क्या, पहले टॉपिक तो बताया नहीं मैंने, ये रहा प्रॉपर्टी ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेस। देखिए जो इक्यू पोटेंशियल सरफेस है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज बड़ी सिंपल है। द सरफेस, पहला तो डेफिनेशन ही हो गया कि भैया उसका पोटेंशियल सेम रहेगा एवरीवेयर, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, तो पहला पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया, देयर इज नो वर्क डन, कोई वर्क डन होता ही नहीं है भैया, कोई वर्क डन नहीं होता, देयर इज नो वर्क डन ऑन मूविंग एट इक्यू पोटेंशियल सरफेस। जब आप इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे मूव करेंगे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा एट इक्यू पोटेंशियल सरफेस। लेकिन थर्ड पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको लिख दे रहा हूं, पढ़ा खुद ही लोगे, डेफिनेशन खुद बन जाएगा। मान लो ये इक्यू पोटेंशियल सरफेस है जिसकी वैल्यू है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की वैल्यू, और कोई दूसरा है, मान लो दूसरा है 40 वोल्ट। अब ये आपस में इंटरसेक्ट हो गए, इंटरसेक्ट में टकरा गए। अब टकराएगा तो बताओ इस पॉइंट पर 10 मानोगे या इस पॉइंट पर 40 मानोगे, कंफ्यूजन हो जाएगी ना। एक ही पॉइंट पर 10 भी मानना पड़ेगा, एक ही पॉइंट पर 40 मानना पड़ेगा, तो ये बड़ी अजीब बात है। तो हम ऐसा मानते हैं कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस को हम टकराएंगे ही नहीं, इक्यू पोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो हमें दिक्कत होगी। तो लिखा हुआ है टू इक्यू पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों?
because at the point of intersection there will be two values, वहां पर दो वैल्यूज हो जाएगी, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि दो आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। क्यों? इंटरसेक्ट करेगी तो दो वैल्यूज हो जाएगी, हमारे लिए ही दिक्कत की बात है, तो हम कहते हैं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। बात समझ पा रहे हो? कोई टेंशन नहीं है। देखो कुछ छोटी मोटी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी मैं बता सकता हूं जो चैप्टर 1 से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 1 में एक और बात कही जाती है कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हो। देखो अगर रियलिटी में हम प्रॉपर्टीज लिखने जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की कम से कम 16 प्रॉपर्टीज होती है। तो आप एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे तो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ सारा मेंशन किया है। तो हम 16 का 16 तो पढ़ नहीं सकते, लॉजिकली बताओ तो कोई भी टीचर मैक्स टू मैक्स 3 से 4 ही पढ़ाता है, क्योंकि वही एग्जाम में आता ही कौन सा है, या तो ये सेकंड प्रॉपर्टी या तो थर्ड प्रॉपर्टी, दो ही आएंगे। कभी भी चेक कर लेना, आप किसी भी एग्जाम में चेक कर लेना, ये सबसे ज्यादा ये वाला आता है, नो वर्क डन वाला। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के टाइप्स, ठीक है बेटा। तो अब हम समझते हैं कि देखो अगर एक हमारे पास प्लस चार्ज है, प्लस का क्यू, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा हमारा स्फेरिकल। कैसा होगा? देखो स्फेरिकल, कैसा है ये? स्फेरिकल। तो याद रहेगा सबको? ओके जी। अगर एक लीनियर चार्ज हुआ, अच्छा अगर माइनस होता इसी जगह तो क्या होता? अगर एक माइनस चार्ज होता तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होता, देखो वो भी स्फेरिकल होता, बस माइनस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, माइनस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है। चलो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट होमवर्क दे रहा हूं, एनसीईआरटी से करना और कहीं से नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी से। तुम बोलोगे सर सब कुछ तो आप होमवर्क ही दे रहे हो। बेटा जो मुझे लगता है एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जानबूझ के, कि प्लस की वजह से याद कर लो, ये रहा जी, माइनस की वजह से याद कर लो, ये रहा जी, एक और दे रहा हूं, डाइपोल की वजह से याद करो। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है, डाइपोल। अगर एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज हुआ तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आप एनसीईआरटी से याद करोगे। कहां से याद करोगे? इसका डायग्राम अच्छे से याद करना है, एनसीईआरटी से एग्जाम में आता है। तो प्लस की वजह से, माइनस की वजह से और डाइपोल की वजह से आपको याद करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम। अब प्यारे बच्चों एक लीनियर चार्ज अगर हुआ, सर ये लीनियर चार्ज से क्या मतलब है? मान लो एक लाइन से हमने चार्ज को ऐसे बिछा दिया, तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? सिलेंड्रिकल, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा बेटा, सिलेंडर की तरह। तो सिलेंड्रिकल होता है लीनियर चार्ज के लिए। फिर सर फिर बेटा एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो शीट होगी, शीट, प्लेन शीट, ये प्लेन शीट्स जो होती है ये होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे ये एक शीट है यहाँ पे, तो इक्विपोटेंशियल, ये भी एक शीट है, तो ये जो बेटा प्लेन शीट्स आपको दिख रही है, प्लेन शीट्स, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेन शीट्स, याद रखना शीट्स, ये जो शीट्स है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पर सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सिलेंड्रिकल। इतनी उम्मीद तो मैं तुमसे कर सकता हूँ कि तुम स्पेलिंग लिख सको सिलेंड्रिकल क्या होता है। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट व्हाट वी हैव, रिलेशन बिटवीन, समझना, रिश्ता बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये क्या होता है, अगर कहीं देखो, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एरो इस तरफ है, तो जिस तरफ एरो होता है इसको बोलते हैं हम लो पोटेंशियल, और जहां से एरो स्टार्ट होता है उस तरफ होता है बेटा हाई पोटेंशियल। यानी पहली बात हमने क्या सीखी कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो हो रहा है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक तरफ होता है हाई पोटेंशियल, एक तरफ होता है लो पोटेंशियल। तो सपोज करो हम पोटेंशियल डिफरेंस को बोल रहे हैं डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, और जो डिस्टेंस है मान लो सपोज करो उसको बोल रहे हैं डेल्टा आर। डिस्टेंस भी तो होगा, डिस्टेंस मतलब डेल्टा आर। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है माइनस नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में, अरे डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। अब ये माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो ये माइनस कुछ नहीं है बेटा, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ जाता है। अच्छा कई बार इसी को ऐसे लिखा जाता है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। और एक बात याद रखना बेटा, आज के टाइम पर ना जो पेपर बनता है, एग्जाम बनता है, उसमें ज्यादा डेरिवेशन पूछे नहीं जाते। तो आपको अपने फंडामेंटल बेसिक्स पे, कॉन्सेप्ट्स पे और न्यूमेरिकल पे ही ध्यान देना है। डेरिवेशंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। डेरिवेशन आप लास्ट में थोड़ा बहुत करके चले जाओगे तब भी हो जाएगा। तो कुल मिला के जो डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सारे डेरिवेशन मैं आपको कराते ही जा रहा हूं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। कुल मिला के कहानी क्या है बेटा? कहानी हमारे पास सिंपल है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ऐसे भी लिखते हैं या फिर डेल्टा वी बाई डेल्टा आर भी लिखा जाता है। ज्यादा फेमस कौन सा है बेटा? ज्यादा फेमस और ज्यादा इंपॉर्टेंट E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर है। अब इसे नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर। अब ये टॉपिक क्या समझा रहा हूं, देखिए जब हमारे पास एक कंडक्टर होता है और हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना, तो ये कंडक्टर अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेता है अपोजिट डायरेक्शन में। यानी हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से समझना, टॉपिक है बिहेवियर ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब बाहर से जो फील्ड लगा रहे हो इन अ कंडक्टर, तो होता क्या बेटा, जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, बाहर से,
तो ये बंदा अपने अंदर पैदा कर लेता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। इस चक्कर में क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पैदा हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बेटा। क्या होता है? जीरो। तो हमने क्या सीखा, एक कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब इसी को बेटा, इसी फिनोमिना को, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसी को एनसीईआरटी में बोला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है समझा रहा हूं। देखो, जैसे मान लो आपके पास एक गाड़ी है, आप गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, या दोस्तों के साथ जा रहे हो, और एकदम से इसके ऊपर बिजली गिर जाए, तो बिजली गिर जाएगा, तो बिजली के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बिजली के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आप गाड़ी में बैठे हो तो आप सेफ रहोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। रीजन क्या है? एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो इन अ कंडक्टर। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेट टोटल जीरो हो जाता है, तो आप सेफ रहोगे। तो बिजली गिरने पर लोग गाड़ी में ज्यादा सेफ फील करते हैं। कहां फील करते? ज्यादा गाड़ी में ज्यादा सेफ फील करते हैं ना। तो जब भी कभी बिजली कड़क रही हो तो गाड़ी से बाहर नहीं उतरना चाहिए। लोगों को लगता है कि गाड़ी पर बिजली गिरेगी तो हम मर जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों बेटा? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब है बचाव, है ना, तो बचाव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप गूगल बाबा का सहारा ले सकते हो, इंटरनेट का सहारा ले सकते हो। अदरवाइज जितना मुझे समझाना था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना मैंने आपको समझा दिया। आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा अगर एक कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन याद करो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। कहां तक? टिल द सरफेस तक। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही जीरो हो, पोटेंशियल सेम रहता है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होता है थोड़ा समझते हैं कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसे कहेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास दो चार्ज होता है, दो चार्ज, मान लो हमारे पास एक चार्ज यहां है, दूसरा चार्ज यहां है, तो जो दो चार्ज की वजह से, दो चार्ज को इकट्ठे लाने की वजह से, अगर हम दो चार्ज को इकट्ठा लेके आएंगे, देखो आप लॉजिकली सोचना थोड़ा सा कि जब दो चार्ज को इकट्ठा लेके आएंगे तो इकट्ठा लाने में वर्क डन करना पड़ता है, तो वर्क डन की वजह से ही यहाँ पर एनर्जी आ जाता है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। देखिए, जब भी दो चार्ज हो और उनके बीच में डिस्टेंस हो r, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन में r। इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोला गया है। इसके पीछे की थ्योरी क्या होती है? एक्चुअली में ना हम इन्फानाइट से चार्ज को लेके आते हैं और रखते हैं, और इन्फानाइट से लेके आके चार्ज को रखते हैं। तो चार्ज को रखने की वजह से वर्क डन करना पड़ता है, और वर्क डन को ही हम बोल देते हैं बाद में एज अ एनर्जी। पर आपको तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए सिंपल याद रखो, दो चार्ज के बीच में एनर्जी का फॉर्मूला होता है k q1 q2 by r, और इस एनर्जी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना है आपको कि ये जो एनर्जी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट होगी बेटा, यूनिट होगी जूल। तो छोटी सी बात आपको याद रखनी है, बस फिर आपका काम खत्म। बेटा जो एनर्जी हम पढ़ रहे हैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या मतलब है? मान लो यहां पर बोला कि यार दो चार्ज नहीं है, तीन चार्ज है, Q1, मान लो Q इंटू में यहां पर Q इंटू Q मतलब Q, और डिस्टेंस है R और R। तो बेटा यहां पर सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हम एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो बड़ा सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है ये सब ना। हम इन दोनों चार्ज का एक कपल बनाएंगे, कपल, और बोलेंगे देखो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, U1 इज इक्वल टू K Q इंटू Q बाई डिस्टेंस R। फिर यहां पर एक कपल बनाएंगे, तो कपल बनाएंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा U2 इज इक्वल टू K Q बाई R। यानी दो का जोड़ा बनाना होता है, दो का कपल। अब बच गया ये वाला, तो इन दोनों के बीच का एनर्जी होगा U3, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा U3 इज इक्वल टू K Q बाई R। और टोटल निकालने के लिए आप सिंपली सबको ऐड कर दोगे, U1 प्लस U2 प्लस U3। अब ऐड करके मुझे बताओ क्या इसका आंसर आ रहा है। तीनों को ऐड करना है बेटा, तीनों को ऐड करना है बस। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके लिए प्रैक्टिस बुक, सैंपल पेपर सब कुछ मैं बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लो। अभी देखो बच्चों के हाफ ईयरली हुए थे, मेरे जो बुक है ना, जो मैंने प्रैक्टिस बुक बनाया है, क्वेश्चन बैंक जो मैंने बनाया है, उससे सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे। बच्चे एकदम पागल हो गए थे, सर ये कैसे हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बुक से आ रहा है। तो आप भी मेरे एक बार बुक को देखो और अपने जो पेपर तुम्हारे हुए हैं उसे मिला के देखो, सेम टू सेम लगेंगे। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ले लो, टेंशन नहीं है बेटा, हम आपके साथ हैं। और सब्सक्राइब करके रख लो, पूरी सीरीज आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है आपके लिए, एमसीक्यू और सर्टन रीजन, क्या क्या प्लान कर रहा हूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत कुछ प्लान कर रहा हूं आपके लिए। बस सब्सक्राइब करके रखो ताकि वीडियो मिस ना हो आपसे। लव यू ऑल। सो प्यारे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का आधा पोर्शन। बड़ा आसान चैप्टर है, कैपेसिटर। टॉपिक आसान है, कैपेसिटर। तो भाई कैपेसिटर कहते हैं किसे? सबको पता है, बचपन से पता है कैपेसिटर क्या होता है। देखो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, सपोज करो ये एक डिवाइस है, जैसे मैंने कहा कि देखो ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस में हम एनर्जी को रखते हैं, एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जमा करके रखते हैं, स्टोर कुल मिला के एनर्जी को रखते हैं। तो लिखा हुआ है कैपेसिटर इज अ डिवाइस जो स्टोर करता है, विच स्टोर एनर्जी, जो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। हमारे सिलेबस में प्यारे बच्चों
हमारे सिलेबस में कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। जैसे मैंने कहा कोई कैपेसिटर है, ये डिवाइस है डिवाइस, तो ये डिवाइस क्या करेगा, अपने अंदर एनर्जी भर के रखेगा। लेकिन ये डिवाइस बनता कैसे है? इस डिवाइस को हम चार्ज करते हैं, चार्ज, इसको हम चार्ज देते हैं, चार्ज। तो चार्ज देने से क्या होगा, डिवाइस को जब हम चार्ज देंगे, चार्ज, तो चार्ज देने से इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एनर्जी बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्यारे बच्चों, इसी को हम एनर्जी बोलते हैं। लेकिन याद रखना, एक कॉन्सेप्ट यहां पर बनाया गया कि चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ता है। सही बात है, अगर किसी को हम चार्ज करेंगे तो उसके पास पोटेंशियल भी आ जाएगा। तो बोला गया चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। फिर बोला गया यहां पर एक कांस्टेंट आएगा सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर कांस्टेंट आएगा सी, जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस यानी कि जो डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस क्या है फिर? कैपेसिटेंस बेटा उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ डिवाइस, है ना, टू होल्ड चार्ज। ये कितना चार्ज रख पाएगा, उसको हम सी बेटा कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो यहां से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम जीवन भर के लिए याद कर लेंगे। कैपेसिटी का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास जो हमारे सिलेबस में प्यारे बच्चों जनरली आमतौर पर दो तरह के कैपेसिटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर से हमसे पूछा जाता है बेटा। अब ये स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है समझाता हूं। देखो, इसमें क्या है कि हमारे पास एक स्फेयर होता है, स्फेयर जिसपे हम चार्ज देते हैं। अगर हम स्फेयर को चार्ज देंगे बेटा तो ये कैपेसिटर बन जाएगा। अब मान लो स्फेयर का रेडियस है r, तो प्यारे बच्चों यहां पर याद रखना है, अगर मुझे इसकी कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालनी है, कैपेसिटेंस होगा चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। तो यहां से अगर हम निकालेंगे चार्ज तो क्यों रहेगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला एक स्फेयर के लिए KQ बाई रेडियस के बराबर होता है, ये सबको पता है। तो यहाँ लिख देंगे KQ अपॉन में रेडियस, तो Q से Q कट जाएगा और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा R बाई K। ये जो R है ऊपर चला जाएगा बेटा। कई बार ऐसा होता है लोग K की वैल्यू को खोल देते हैं, जिसको नहीं पता बता दूं, K का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो एक टॉपिक तो ये पूछा जाता है कि स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। दूसरा टॉपिक हमारे सिलेबस में होता है प्यारे बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब प्यारे बच्चों यहां पर आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे पहली बातें क्या याद रखनी है, देख ध्यान से, कि ये एक पैरेलल प्लेट है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है और एक प्लेट को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है। और प्यारे बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमारे प्लस से माइनस की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चल पड़ता है। प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलेंगे हाई पोटेंशियल, इसको बोलेंगे लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको कि आप लोगों ने कुछ ऐसा भी मुझसे पढ़ा है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक अगर सिर्फ वैल्यू की बात करें तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, माइनस साइन की बात भी मत करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिखा जाता है, E इज इक्वल टू V बाई R। और हम यहां से चाहे तो V को लिख सकते हैं ऐसा कुछ। अगर मुझे V लिखना होगा, V तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। सपोज करो ये डिस्टेंस है D, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस की वैल्यू है D, तो बेटा यहां से हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल। अब हम बोलेंगे देखो हमारे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, तो बोलेंगे देखो चार्ज की वैल्यू तो चार्ज ही रहने दो, पोटेंशियल की जगह पर हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में D। अब प्यारे बच्चों हमने भविष्य में या फ्यूचर में कभी ना कभी पढ़ा होगा, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज अपॉन में एरिया। जिसको नहीं पता बता दो बेटा, अगर इस प्लेट का कुछ ना कुछ एरिया होगा, प्लेट का एरिया A है और चार्ज Q है, तो चार्ज अपॉन में एरिया सिग्मा होता है बेटा। तो अगली बार हम क्या करेंगे, Q की जगह Q रख देंगे, ये एप्सिलॉन नॉट जो है नीचे है ऊपर चला जाएगा, ठीक है बेटा, D अपनी जगह रहेगा, और यहाँ पर जो सिग्मा बच गया, सिग्मा की जगह पर चार्ज अपॉन में एरिया लिख देंगे, तो ये कट जाएगा और यहाँ से C आ जाएगा। अब ये एरिया भी ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D हमारा कैपेसिटेंस होता है प्यारे बच्चों। अब प्लीज इसे नोट कर लो कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इतना होता है, स्फेरिकल के लिए उतना होता है, और दोनों ही हमारे काम की चीजें हैं। हमने दोनों डेरिवेशन बढ़िया से कर लिया। तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक हमने पढ़ा। अब यहां पर एक टॉपिक होता है जो हमारा कैपेसिटेंस है, C किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है C। तो C फर्स्ट डिपेंड करता है एरिया पर, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दूसरा C डिपेंड करता है मीडियम पे, ये तो वैक्यूम है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, तो ये वैक्यूम, तो ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीडियम, ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ वैक्यूम की जगह कुछ और डाल देंगे तो कुछ और बात हो जाएगी। थर्ड C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, कि डिस्टेंस चेंज करने से भी C चेंज होता है। तो कैपेसिटेंस इन तीनों बातों पे डिपेंड करता है, एरिया पर मतलब साइज पर डिपेंड करता है, साइज, कैपेसिटर साइज पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, और पैरेलल प्लेट के लिए डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे मीडियम वाला, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट विथ डाई इलेक्ट्रिक, अगर इसमें हम डाई इलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों। तो बेटा यहां पर डाई इलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या होगा समझते देखिए। मान लीजिए आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और आपने क्या किया,
ये जो सेपरेशन है डी, पर आपने इसके अंदर डाल दिया एक डाई इलेक्ट्रिक। ये जो डाई इलेक्ट्रिक डाला इसका थिकनेस है टी। तो प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इस पर तो पॉजिटिव होता है और इस पर होता है नेगेटिव। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों कि कुछ जगह खाली है, आप चाहो तो समझना इस बात को गहराई से। इसमें कुछ जगह खाली है तो हम बोलेंगे विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो हमें डी माइनस टी मिलेगा, डी माइनस टी। देखो अगर डी है पूरा और टी में हमने डाला है डाई इलेक्ट्रिक, इसको डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हमने डाला बेटा, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, तो डी माइनस टी हमारा विदाउट डाई इलेक्ट्रिक है। और विद डाई इलेक्ट्रिक की बात करें, विद डाई इलेक्ट्रिक, विद डाई इलेक्ट्रिक की बात करें तो वो टी डिस्टेंस है, सिर्फ टी। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना कि विदाउट डाई इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक समझना। देखो पहली बात तो ये समझो कि मैं पीछे लिखवा चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कब बेटा? बेटा ये होता है फॉर्मूला वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम मतलब जहां पर कुछ भी ना हो, खाली हो, विदाउट, खाली हो। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में के। ये होता है जब जहां पर डाई इलेक्ट्रिक हो, विद डाई इलेक्ट्रिक, जहां पर डाई इलेक्ट्रिक हो बेटा, डाई इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। और प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात, अगर मुझे पोटेंशियल लिखना होगा तो पोटेंशियल हमेशा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो डी माइनस टी है विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, बिना डाई इलेक्ट्रिक के डिस्टेंस है डी माइनस टी। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लेंगे हम? विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मतलब वैक्यूम वाला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। अगर हम विद डाई इलेक्ट्रिक की बात करें तो पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, डिस्टेंस टी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में के इनटू में टी। अब प्यारे बच्चों तो इसको मान लेंगे V1, इसको मान लेंगे V2। अब हम बोलेंगे देखो हमारे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, जो कि होगा V1 प्लस V2। अब चार्ज अपनी जगह रहेगा, एक जगह पर V1 आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस दूसरी जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में टी। प्यारे बच्चों अब कुछ नहीं करना है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये कॉमन लेके ऊपर चला जाएगा तो बचेगा Q इनटू में एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, और ये सिग्मा भी कॉमन आ जाएगा बेटा, सिग्मा कॉमन आएगा, अंदर बचेगा डी माइनस टी प्लस, अच्छा एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के इनटू में टी, के हम भूल गए थे बेटा, के भी लगाना पड़ेगा यहाँ के। तो यहाँ बेटा क्या बचेगा? टी अपॉन में के बचेगा। क्या किया मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया इन दोनों में से और ऊपर भेज दिया, ऊपर चला गया। फिर यहाँ इन दोनों से सिग्मा कॉमन ले लिया बाहर, तो डी माइनस टी और टी बाई के बचेगा। अब प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना है, इसी स्टेप में आप सिग्मा की जगह लिख दो चार्ज अपॉन में एरिया, तो ये एरिया भी ऊपर चला जाएगा और चार्ज से चार्ज कट जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के हमारे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, जहां पर डाई इलेक्ट्रिक का थिकनेस टी है बेटा, जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है वो टी में फैला हुआ है, टी के अंदर। अब प्यारे बच्चों ये हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, थोड़ी मैथमेटिक्स पर आप ध्यान देना। अब प्यारे बच्चों यहाँ से 3 केसेस एग्जाम में आ सकते हैं, जनरली 3 केसेस एग्जाम में आ सकते हैं प्यारे बच्चों। पहला फुल्ली फिल्ड, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फुल्ली फिल्ड का मतलब होता है कि इस बार टी की जगह हम डी लिखेंगे, कि पहले आपने बोला फुल्ली फिल्ड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, जैसे हम टी बोल रहे हैं टी, तो ये टी पूरे में फैल जाएगा, पूरे डी में फैल जाएगा। मतलब क्या है कि इस बार हम पूरे में भर देंगे, पूरे में, तो हमारा जो टी है और हमारा डी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। फुल्ली फिल्ड का ये मतलब है कि हमने कैपेसिटर को फुल्ली भर दिया। तो बेटा जब टी इक्वल टू डी होगा तो यहाँ से क्या होगा, देखो जब टी और डी बराबर हो जाएंगे ना बेटा तो ये जीरो हो जाएगा, कट जाएगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में डी, ये जो नीचे वाला के है बेटा ये ऊपर चला जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा केस ये आता है बेटा कि अगर हमने क्या किया, दूसरा केस ये आता है कि अगर हमने कंडक्टर यूज कर लिया, कंडक्टिंग स्लैब, ये जो हम स्लैब डाल रहे हैं, जो हमने इसके अंदर स्लैब भरा है स्लैब, अगर ये स्लैब कंडक्टिंग हुआ तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, कंडक्टिंग स्लैब, इसके लिए कहानी सिंपल सी याद रखनी है। कंडक्टिंग स्लैब के लिए सिंपल याद रखना, के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है बेटा। कंडक्टर के लिए ये के है बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, यहां पर इस के का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है कंडक्टिंग स्लैब के लिए, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू आपका आएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, क्योंकि ये वाला के गायब हो जाएगा यहाँ से, और के पास इनफाइनाइट आएगा तो टी भी गायब हो जाएगा, किसी के नीचे इनफाइनाइट हो तो गायब हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास 2 केस, और तीसरा केस वो खुद ही है। तीसरा केस क्या मैं बता दूं, जब आपसे कोई बोले कि डाई इलेक्ट्रिक बोले और बोले थिकनेस टी बोले, थिकनेस टी, तो उसके लिए तो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी बाई के, टी थिकनेस के लिए। तो बेटा 3 क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन आए, अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो यहाँ तक छोड़ दो, ये वाला आए तो ये स्टेप आगे कर दो, ये आए तो ये स्टेप आगे कर दो, और इजीली अपने कैपेसिटर वाले टॉपिक्स को कवर किया। अब थोड़ा बता दूं मैं आपको, सी जो हम निकाल रहे हैं बार बार, सी मतलब कैपेसिटी, जो बेटा हम ये सी निकाल रहे हैं इसकी यूनिट पता है क्या होती है, फैराड। तो यूनिट भी याद रखना है, यूनिट सबको पता होता है, यूनिट बताने की जरूरत होती नहीं है, और यूनिट होता है फैराड, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, आप सभी फॉर्मूले को याद रखना, कि स्फेरिकल के लिए, सिंपल के लिए, और जब हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं उसके लिए। बड़ा आसान था, अगर आप गहराई से सोचोगे तो मैंने बहुत आसान तरीके से कराया। अब बेटा हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को हम सीरीज कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या मतलब होता है मेरा, कि हमने, अब देखो कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे दिखाया जाता है कि 2 प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो सीरीज का मतलब क्या है कि एक यहाँ लगाया और दूसरा यहाँ लगाया और बस लगाते चले गए, तो बेटा इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कभी भी आपको इन दोनों की जगह टोटल निकालना है, टोटल इन दोनों की जगह टोटल निकालना है, तो आप क्या बोलोगे 1/c net, 1/c net इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। यानी सीरीज में आपको ऐसे करना होता है। लोअर लग रहा होगा कि सर आपने गलत लिखा, नहीं मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अगर पैरेलल हो तो क्या करेंगे, मान लो एक कैपेसिटर ऊपर हो, दूसरा कैपेसिटर नीचे हो, तीसरा और नीचे हो, ऐसे अगर पैरेलल में लगा हुआ है बहुत सारे, तो पैरेलल में बेटा सी नेट का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 चलता रहेगा। यानी यहाँ पर ये कंफ्यूजन मत होना कि सर आप गलत बता रहे, नहीं, पैरेलल में ऐसा ही होता है और सीरीज में ऐसा ही होता है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है, यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, डाई इलेक्ट्रिक्स एक टॉपिक होता है इस चैप्टर के अंदर कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है। देखो, डाई इलेक्ट्रिक इज अ काइंड ऑफ इंसुलेटर है, काइंड ऑफ इंसुलेटर। अब इंसुलेटर करता क्या है बेटा, मतलब ये इंसुलेटर नहीं है, काइंड ऑफ इंसुलेटर, एक प्रकार का इंसुलेटर, यानी कि चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा, इंसुलेटर के अंदर चार्ज का फ्लो नहीं होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक काइंड ऑफ इंसुलेटर होता है। ठीक है, अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक है बेटा, इसके दो तरीके होते हैं, दो तरह के, बड़ा आसान होता है। देखो, पहला होता है प्यारे बच्चों पोलर डाई इलेक्ट्रिक, पोलर डाई इलेक्ट्रिक, पहला होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक, और प्यारे बच्चों दूसरा होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। क्या बात है, तो आप कह रहे हो कि सर जो डाई इलेक्ट्रिक है एक प्रकार का इंसुलेटर है, और दो तरह का होगा, पोलर डाई इलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। सर पोलर डाई इलेक्ट्रिक से आपका क्या मतलब है? देखिए, पोलर डाई इलेक्ट्रिक से मेरा मतलब ये है कि एक इंसुलेटर है जिसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मतलब जैसे कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो ये पोलर डाई इलेक्ट्रिक में पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HCl, HCl में एक H है और एक Cl माइनस है, तो बेटा ये पोलर मॉलिक्यूल है HCl, जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक और बात पढ़ी हुई है चैप्टर 1 में कि माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट होता है, माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन ये सारे के सारे रैंडम है, रैंडमली अरेंज्ड, तो इसमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा बेटा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। तो हमने क्या पढ़ा कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल से बनते हैं, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट होते हैं वो रैंडमली अरेंज होता है। डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस से प्लस की तरफ मानते हैं हम ऐसे, तो माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट है, रैंडम डायरेक्शन में है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और रैंडम डायरेक्शन में कैंसिल आउट होने की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, समझना ध्यान से, हम ना बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब प्यारे बच्चों हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से क्या होता है, ये जो डाइपोल्स है, डाइपोल्स, ये डाइपोल्स एक डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर देते हैं, ये डाइपोल एक डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारा जो नेट डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट बहुत सारे, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि जैसे 5 है तो 5 में से 4 सेम डायरेक्शन में आ गए, एक नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट डाइपोल मोमेंट अब जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, रैंडम डायरेक्शन की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो डायरेक्शन सिमिलर हो जाता है, अब आंसर जीरो नहीं होगा, अब कैंसिल आउट नहीं होगा। प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं हम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक में क्या होगा, ये पहले से ही ऐसे होंगे कि इनके अंदर प्लस माइनस नहीं होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं कि प्लस माइनस एक ही जगह पर है, प्लस माइनस में सेपरेशन नहीं है, मतलब ये नॉन पोलर का मतलब पता क्या होगा कि प्लस माइनस में गैप नहीं है, प्लस माइनस एक ही जगह पर है, एक साथ रहते हैं, इनमें गैप नहीं है, ये पोलर नहीं है, प्लस माइनस एक ही जगह पर है। जैसे यहाँ पर क्या था, प्लस अलग है माइनस अलग है, बेटा जब प्लस और माइनस अलग हो, प्लस माइनस अलग हो तो पोलर बोलते हैं बेटा, और जब प्लस और माइनस एक ही जगह पर बैठे हो तो उसको बोलते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो यहाँ प्लस माइनस एक जगह होते हैं, तो ऑब्वियसली इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। यानी सर आप ये कह रहे हो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल होंगे कैसे होंगे, मॉलिक्यूल होंगे CO2, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो CO2 होता है इसमें प्लस माइनस नहीं होता, प्लस माइनस एक ही जगह होता है, तो ये CO2 है बेटा एग्जांपल के तौर पे, तो ये जो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। लेकिन हम क्या करते हैं बेटा, बाहर से हम फील्ड लगाते हैं, हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, जब आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ना बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, समझ रहा, ये अलग केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो प्लस माइनस है, इन प्लस माइनस में सेपरेशन आ जाता है, सेपरेशन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, प्लस माइनस को दूर कर देगा, प्लस माइनस दूर करेगा, यानी कुछ ऐसा सीन हो जाएगा कि भैया प्लस अलग हो गया, कि प्लस अलग हो गया, माइनस अलग हो गया, प्लस अलग हो गया, माइनस अलग हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, प्लस अलग हो गया, माइनस अलग हो गया। अब इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, देखो इससे ये होगा कि माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला हूं, डाइपोल, माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल पैदा हो जाएगा, यानी चार्ज सेपरेट हो जाएंगे और माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मूवमेंट होता है। तो बेटा यहां भी अब जीरो नहीं होगा वैल्यू, नेट डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट इज नॉट जीरो, इज नॉट मौसम चेंज हो रहा है बेटा, तबियत खराब सी लग रही है सबको, क्या है मेरे को लग रहा है कोल्ड टाइप का हो रहा है ना, मौसम की तरह, क्या बात। अब यहां भी जीरो नहीं होगा, तो बेटा हमने अभी डाइइलेक्ट्रिक को खत्म किया। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक इस चैप्टर में क्या होता है, देखो तुम क्या बोल रहा था, देखो टॉपिक देखो प्यारे बच्चों, तो टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा इस टॉपिक को गहराई से समझना, बड़ा आसान टॉपिक है कि मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी डाइपोल को रखते हैं, डाइपोल यानी एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, बेटा इसको डाइपोल बोलते हैं, तो होता क्या है प्यारे बच्चों, ये डाइपोल रोटेट करता है, रोटेशन, और बेटा
इस पे रोटेशन रोटेशन टॉर्क लगता है, टॉर्क चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा टॉर्क, टॉर्क होता है बेटा पीई साइन थीटा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल को किसी एंगल पे रखते हैं, किसी एंगल पे, तो वहां पर रोटेशन आता है, रोटेशन मतलब टॉर्क। इस टॉर्क की वजह से बच्चों ये रोटेट करता है। अगर ये रोटेट होगा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है बेटा, सुनना ध्यान से, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी थीटा है। अगर कहीं पर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेटा ये एंगुलर, हमने माना कि इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला डी थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन होता है बेटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा होता है, देखो इंटीग्रेशन टॉर्क इनटू में डी थीटा, ये बेटा वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अब बेटा कहीं पर भी वर्क होता है ना, तो वर्क, तो एबिलिटी टू डू वर्क को एनर्जी कहते हैं, यानी इसी वर्क को हम एनर्जी कह दिया करेंगे। तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना बेसिकली बेटा, ये वर्क होता है, वर्क कि कितना वर्क हुआ है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, रोटेशन, रोटेशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, और अगर वर्क होगा तो उसी को हम एनर्जी बोल देंगे। तो प्यारे बच्चों इस वर्क की कैलकुलेशन ऐसे की जाती है, टॉर्क की जगह पर पी साइन थीटा लिख के यहाँ पर डी थीटा, और बेटा इंटीग्रेशन चलता है, इंटीग्रेशन मान लो स्टार्ट हुआ थीटा 1 से थीटा 2 तक लिमिट। फिर प्यारे बच्चों जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो पी की जगह पी रहेगा, ई की जगह ई रहेगा, साइन की जगह पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का, यहाँ पर एक माइनस का कॉस थीटा आएगा, माइनस लगा दे रहा हूँ, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। कुछ नहीं करना है बेटा, लिमिट पुट करनी है। लिमिट क्या होगी देखो, माइनस अपनी जगह, पी अपनी जगह, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब इस माइनस साइन को अंदर भेज देंगे, अगर माइनस साइन को अंदर भेज देंगे तो वर्क डन आएगा हमारा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बेटा जब इस माइनस को आप अंदर भेजोगे तो थीटा 1 पहले आएगा, थीटा 2 बाद में आएगा। तो बेटा यही वर्क डन है। तो ये वर्क डन क्या है बेटा, अगर एक डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाओगे तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही छोटी और खास बात कि इसी वर्क डन को ना कई बार, इसी वर्क डन को कई बार हम एनर्जी भी बोल सकते हैं। एनर्जी, एनर्जी के लिए सिंबल होता है बेटा यू, तो यू का फॉर्मूला हो जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारे सिलेबस में ऐसा माना गया है, हमारे सिलेबस में ऐसा माना गया है कि थीटा 1 हमेशा 90 डिग्री होगा। मतलब कि हम बात करें अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल को ऐसे रखा जाएगा, जैसे माइनस क्यू या प्लस क्यू, डाइपोल को ऐसे रखा जाएगा बेटा, ऐसा हम लोगों ने मान लिया है। तो अगर हमारा थीटा 1 90 डिग्री हो जाए तो ये गायब हो जाएगा, तो जो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा ये एक माइनस साइन बचेगा, माइनस पीई कॉस थीटा 2, या फिर फाइनल एंगल की हम बात करें तो इस प्रकार से आप इजीली एनर्जी का ये फॉर्मूला किताबों में लिखा होता है, पर मैंने आपको पूरा इतिहास बता दिया कि वर्क डन का फॉर्मूला उसी को एनर्जी बोल देंगे, और एंगल अगर 90 डिग्री ले लेंगे तो cos 90 जीरो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन भी हमने कर ली प्यारे बच्चों, अब प्लीज इसे नोट कर लीजिए। अब प्यारे बच्चों लास्ट में हमारे पास ये दो टॉपिक है, ये वाला तो वैसे सिलेबस में नहीं है पर मैं करवाऊंगा फिर भी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, अगर एक कैपेसिटर है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी है तो उस एनर्जी को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एनर्जी के लिए सिंबल होता है यू, हाफ सी बी स्क्वायर पहला फॉर्मूला, या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c, इसके ऊपर चार्ज कितना है अपॉन में 2 कैपेसिटी, या Q इंटू V/2। तीन फॉर्मूला है सबसे फेमस ये और ये दोनों कम यूज होते हैं। अब देखो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में, छोटे से वॉल्यूम में, इस पूरे कैपेसिटर की बात नहीं कर रहे, इस कैपेसिटर के छोटे से वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में, छोटे से वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, तो हम बोलेंगे देखो पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। यू के नीचे डी लगा दिया मैंने। एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बेटा, और यहाँ पर ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्रकार से चैप्टर खत्म होता है ना। बाकी क्वेश्चंस कराएंगे तो और भी नई नई बातें आपको पता लगेगी, है ना, क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे नई नई बातें। फिलहाल अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे थे तो मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाया। पहले बच्चों इस चैप्टर में एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं सोच रहा हूँ आपको बता ही दो, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आता है, क्वेश्चंस में, है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो कि मान लो हमारे पास कोई ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, अभी इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है इसको हम सी नॉट बोल रहे हैं। सी नॉट मतलब ओरिजिनल वैल्यू, और इसका जो ओरिजिनल चार्ज है, अभी जो चार्ज है उसको हम क्यू नॉट बोल रहे हैं। तो सी नॉट और क्यू नॉट वाले ना ये इनिशियल होते हैं, इनिशियल, इनिशियल, ये हमारे इनिशियल वैल्यूज़ है। अब हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, डाइलेक्ट्रिक यानी इसके अंदर मटेरियल भरेंगे। अब इसके अंदर हमने मटेरियल भर दिया, तो जब हम मटेरियल भरेंगे, समझना ध्यान से इसको, जब एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, इसके अंदर हम मटेरियल भर रहे हैं, मटेरियल, तो एक बार हो सकता है कि ये डिसकनेक्टेड हो, डिसकनेक्टेड, और एक बार हो सकता है कि जब इसमें मटेरियल भरे, जैसे मैं ये मटेरियल भर रहा हूँ इसके अंदर, तो ये बैटरी से कनेक्टेड हो, कनेक्टेड, कनेक्टेड, और हम क्या डाल रहे हैं इसमें, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रहे हैं, के मतलब डाइलेक्ट्रिक, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, दोनों के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक। तो लिखा है इफेक्ट ऑफ कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग बैटरी फ्रॉम अ कैपेसिटर, कि डिसकनेक्टिंग एंड कनेक्टिंग का क्या इफेक्ट होगा विथ डाई इलेक्ट्रिक। अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो, यानी कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक, जब वो डिसकनेक्टेड है और जब वो कनेक्टेड है, तो देख लो क्या होता है। बैटरी अगर डिसकनेक्टेड है तो जो चार्ज की वैल्यू है वो इनिशियल के बराबर रहेगी। आपको पता होगा क्यू नॉट का मतलब इनिशियल है, मैंने बताया था, क्यू नॉट का मतलब इनिशियल है, यानी बैटरी अगर डिसकनेक्टेड है तो चार्ज सेम रहता है। जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल वो वी नॉट बाई के हो जाता है।
यानी इनिशियल वाला के से डिवाइड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो एनर्जी है बेटा, एनर्जी सब कुछ पता है यहाँ पर, चार्ज का मतलब ये है, पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, एनर्जी, एनर्जी भी के से डिवाइड हो जाएगा, के से डिवाइड। यानी डिसकनेक्टेड में ये सब होता है, याद रखना बेटा, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व कराएगा। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज के से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी जो इनिशियल वाला चार्ज है उसमें के मल्टीप्लाई हो जाएगा, बैटरी अगर कनेक्टेड है तो। पोटेंशियल सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, कैपेसिटेंस के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एनर्जी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा इसे प्लीज, और एक ट्रिक भी है, देखो बैटरी डिसकनेक्टेड है तो डिसकनेक्टेड में क्या हो रहा है, पोटेंशियल से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड मतलब कम हो रहा है, बैटरी डिसकनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है, तो पोटेंशियल कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, एनर्जी कम हो गई। और कैपेसिटेंस तो दोनों में ही सेम है, के इंटू सी नॉट, यहाँ भी के इंटू सी नॉट। अब देखो बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया, के से मल्टीप्लाई हो गया ना। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखना है। लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर लो, बहुत तगड़ा सीरीज चलने वाला है, मजा आ जाएगा आपको।